Hello everyone. So today in this video we will be discussing the 2026 पेपर। मैंने ये पेपर एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में जा करके दिया है और मैं अभी जैसे प्रोविजनल आंसर की आई है यूपीएससी की उसके हिसाब से आई एम स्कोरिंग 100+ मार्क्स इन दिस पेपर। It is regarded as toughest paper in the history of UPSC prelims। तो अभी हम लोग इस पेपर पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे मैंने इस पेपर को रियल एग्जाम सिनेरियो में टेकल किया। हालांकि ये बहुत ही टफ पेपर था, लेकिन टफ पेपर को भी हम लोग आसानी से कैसे उसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं और कैसे एग्जाम के अंदर खुद को काम एंड कंपोज रख करके पेपर के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में सोचा जा सकता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, here is about me. My name is Dharmender Jangid and I scored around 105 in my 2025 prelims, 105 in 2025 prelims and 100+ marks in this 2026 prelims, right? So let us move towards this paper discussion और I'll be telling you the actual exam scenario कि मैं कैसे सोच रहा था क्वेश्चंस पे, कैसे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, कैसे मैंने टाइम मैनेज किया, वो सारी चीज़ें हम लोग इस और पूरे वीडियो डिस्कशन में हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। तो ये जो है वो पेपर बेसिकली पहला पेज हमारे सामने आता है। मेरा सेट डी था एग्जाम के अंदर। उससे अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइंडसेट बिफोर एग्जाम कैसा रहा था मेरा, कि मैं क्या सोच रहा था एग्जाम के जस्ट पहले, एग्जाम हॉल से जस्ट पहले, और एग्जाम के अंदर क्या मेरे पास चैलेंजेस दिखे मुझे। तो दी माइंडसेट बिफोर एग्जाम वाज, मैं अपनी स्ट्रेटजी रिकॉल कर रहा था। मेरे को अभी भी याद है कि मेरा स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से मैं बना करके गया था कि मैं सबसे पहले पॉलिटी जो है उस सब्जेक्ट को, उसके क्वेश्चंस को देखूंगा कि कहाँ पर है। मैं मार्क करूंगा कि यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखूंगा और मैं इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस को भी ऊपर मार्क करूंगा। पेपर को एक बार मैं फ्लिप करूंगा, फ्लिपिंग वाला टेक्निक मैं अपनाता हूँ। 3-4 मिनट के अंदर मैं फ्लिप करके देखता हूँ और कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है वो मैं बेसिकली वहाँ पर नोट कर देता हूँ, राइट। फिर मेरा जो था वो जियोग्राफी का, फिर हिस्ट्री का, ऐसे करके, और फिर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट और फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखने का मेरा स्ट्रेटजी था, राइट। ये स्ट्रेटजी जो है वो मैंने काफी टेस्टों में प्रैक्टिस किया था और उसको ही मैं वहां पर एक्चुअल एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना चाहता था, राइट। तो ये मैं एग्जाम हॉल के बाहर बैठ करके सोच रहा हूँ। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा एग्जाम में। तो मेरा टेस्ट के थ्रू बेसिकली मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 1 घंटे 10 मिनट के अंदर मेरा जो पेपर है उसका पहला राउंड खत्म करूंगा। मैं राउंड्स में पेपर करता हूँ जनरली। फिर 1 घंटे 10 मिनट के बाद मैं 10 मिनट में ओएमआर में लगाऊंगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। और फिर 40 मिनट के जो बचे हुए 40 मिनट है उसमें मैं अपना सेकंड राउंड करूंगा, जहां पर मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या जो जिन क्वेश्चंस में 50-50 पर हूँ, मैं उनको बेसिकली डील करूंगा, राइट। तो ये मेरा ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी था जो मैं एग्जाम हॉल के बाहर रिकॉल कर रहा हूँ। Third thing which I was doing in before entering into the exam hall was PYQ पैटर्न को थोड़ा सा मैं देखते जा रहा था। 2025 का पेपर मेरे हाथ में था और उसके कुछ ट्रिक्स और कुछ जैसे पैटर्न्स होते हैं यूपीएससी के अंदर। जैसे जो नए एस्पिरेंट हैं मैं उनको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें ऐसे ट्रिक्स और पैटर्न्स के बेस पे आती है जो हर साल जहाँ से वो सेम पैटर्न रखता है, तो वो पैटर्न जो है वो यूपीएससी हमेशा फॉलो करता है, राइट। तो उस पैटर्न के बेसिस पे भी हम लोगों के कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, तो मैं उस पैटर्न को भी देख के जा रहा था। हम लोग इस पूरे वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं वो। तो मैं 2025 का जो पैटर्न था उसको थोड़ा सा देख करके जा रहा था कि कैसे स्टेटमेंट्स को करेक्ट बनवाता है, कैसे स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनवाता है, और कैसे कीवर्ड्स को वो बेसिकली सॉफ्ट वर्ड के रूप में यूज करता है, कैसे कीवर्ड को वो बेसिकली थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन के अंदर यूज करता है। तो ये सारी चीजें मैं वहां पर रिकॉल कर रहा था, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम हॉल के बाहर का सिनेरियो है जो मैं सोच रहा था वहां पर एग्जाम के जस्ट पहले। मैं आपको थोड़ा और रियलिस्टिक फ्रेमवर्क अगर देना चाहूँ तो बेसिकली एग्जाम में एंट्री जो है हमारी 9 बजे से थी और 9:30 से हमारा पेपर होता है जनरली स्टार्ट यूपीएससी का। तो ये चीजें मैं जो है वो 8:40 या 8:30 के अराउंड सोच रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ही होगा, पेपर पेपर इजी ही आएगा, राइट। तो अभी तक तो ये माइंडसेट चल रहा है एग्जाम हॉल के बाहर। अब
2026 का पेपर देखने के बाद में मैंने कुछ चैलेंजेस को देखा कि ये जो पेपर है मैंने 2-3 मिनट में फ्लिप किया उसको। फ्लिपिंग टेक्निक में फॉलो करता हूँ, तो मैं फ्लिप कर रहा हूँ पेपर को। मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटी कहाँ पर है ना। फिर मैंने देखा पॉलिटी जो है वो बहुत ही लास्ट में जाकर के दी हुई है, और पॉलिटी के क्वेश्चंस इन्होंने बहुत ही कम कर दिए हैं, मतलब बहुत ही रिड्यूस कर दिए हैं। जनरली 15 क्वेश्चंस होते हैं, बट इस बार बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, राइट। फिर मैंने देखा इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस कहाँ पर है, फिर मतलब जैसे ज्योग्राफी की क्वेश्चंस तो थे ही नहीं इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा, ऐसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार स्टैटिक के क्वेश्चंस इस बार बहुत कम दिए हैं इन लोगों ने। जनरली ऐसा होता है कि पेपर में 60-40 का रेशियो जनरली रहता है कि 60% पेपर स्टैटिक से ही आता है, और उनमें से मतलब हम लोग क्वेश्चंस कर पाते हैं। बट इस पेपर का सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो लगा वो यही था कि स्टैटिक के क्वेश्चंस इन्होंने बहुत ही कम कर दिए, और जो क्वेश्चंस थे वो मतलब इन्होंने बहुत ही लेंदी कर दिए थे, राइट। तो इसकी वजह से ये पेपर बहुत ही टफ बन गया था और चैलेंजिंग बन गया था। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी इन्होंने खेला कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस चेंज कर दिए थे। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो फर्स्ट टाइम अगर किसी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, यूपीएससी जब कोई चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है तो वो अपने आप में एग्जाम हॉल में एक नया चैलेंज के रूप में उभर के आता है, जो कि मतलब काफी चैलेंजिंग होता है उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में उसको डील करना। तो इसकी वजह से भी एक पेपर का टफनेस का जो लेवल था वो बहुत ही हाई हो गया था, राइट। दूसरा फैक्टर इसमें जो था, मैंने देखा पेपर बहुत लेंदी है। ये एग्जाम के जस्ट 2-3 मिनट पहले ही मैं, मतलब जो एग्जाम जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके 2-3 मिनट में ही मैंने ये सारे ऑब्जर्वेशंस कर लिए थे, राइट। कि पेपर बहुत लेंदी है। जैसे मैंने देखा बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस दे रखे हैं यूपीएससी ने, और मतलब जैसे पेजेस तो नहीं गिने थे, लेकिन कुछ जो एग्जामिनर्स और कुछ यूट्यूबर सभी बता रहे हैं कि पेजेस भी इन्होंने 4 पेजेस एक्स्ट्रा कर दिए थे। बट वो तो खैर हमें एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद में पता चला। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पेपर बहुत ही लेंदी था, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरा वहां पर दिख गया मुझे, राइट। फिर साइकोलॉजिकल प्ले जो है वो एग्जामिनर करता ही करता है। ये 2025 में भी मुझे पता था। 2025 के पेपर का जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था ऊपर एग्जाम मतलब जैसे पीवाईक्यू पैटर्न्स वगैरह का, तो हम लोग डिस्कस करके जाते थे इसको कि भाई कैसे एग्जामिनर जो है ना वो साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है, वो क्वेश्चन को दिखा करके डराता है, राइट। तो ये साइकोलॉजिकल प्ले जो है वो 2026 में उसने बहुत ही भयंकर खेला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो साइकोलॉजिकल प्ले करता है क्वेश्चंस के अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस देना है ना, ऑप्शंस को एकदम जैसे मतलब बहुत ही टेक्निकली टफ बना देना, ऐसे साइकोलॉजिकल प्ले वो करता है जो बेसिकली एग्जाम हॉल में हमको पैनिक करवा देते हैं, राइट। तो अभी ये मतलब ओवरऑल सिनेरियो और ओवरऑल चैलेंजेस मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा है। अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्टली अपने पेपर डिस्कशन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि मैं पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखता था, तो मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पे ही अभी डायरेक्टली जंप करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे पेपर को फ्लिप करता था और कैसे मैंने मार्क किया था, राइट। तो जब मैं एग्जाम हॉल में पेपर को खोल रहा हूँ तो मेरे सामने सबसे पहला जो पेज है वो ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैंने देखा यहाँ पर नदी सुख्ता और ये सारी चीजें हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैंने, तो मैंने यहाँ हिस्ट्री मार्क किया। मैं एग्जाम के जस्ट पहले ये मार्किंग कर रहा हूँ। और पेपर में जैसे जनरली ऐसा होता है कि 10-10 क्वेश्चन के बेसिस पे उसको सेट किया जाता है। तो 10 क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर देता है यूपीएससी जनरली। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी हिस्ट्री ही है, तो कंटिन्यू कर रखा है इसने हिस्ट्री को 11वें क्वेश्चन पे भी। फिर 21वें क्वेश्चन पे गया मैं, तो 21वें क्वेश्चन पे मैंने देखा इन्वायरमेंट जो है बेसिकली यूपीएससी ने यहाँ पर डाल रखा है। तो ये देखो आप देख सकते हो, ये जो है ना ये पेन से लिखा हुआ है, यहाँ रियल एग्जाम में ही मैंने लिखा है। तो ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रखे हैं यूपीएससी ने। और फिर मैंने देखा 31 से करंट अफेयर के क्वेश्चन और करंट और इन्वायरमेंट दोनों के मिक्स करके से क्वेश्चन दिखे मुझे, तो मैंने इसको करंट इन्वायरमेंट के नाम से मतलब हेडिंग डाल दिया ऊपर, राइट। और फिर जैसे आगे चलते हैं तो आगे 41 से भी करंट के क्वेश्चन ही दिखे मुझे। तो ऐसे करके मैं फिर ना जैसे 51 पे गया, 51 पे मुझे देखा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो इको मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर। और फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71 से साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक टेक मार्क कर दिया। तब इनसे क्या होता है, देखो मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, किसी को लगेगा कि ये तो टाइम वेस्ट है, मतलब ऐसे मार्किंग करना एंड ऑल। उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है और उसके पीछे भी एक लर्निंग है मेरा, जो 2025 के पेपर से आता है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंटली बताऊंगा, राइट।
फिर मैंने देखा कि पॉलिटी जो है वो क्वेश्चन नंबर 81 से इसने स्टार्ट किया है, तो मैं पॉलिटी पे मार्क करके देखने लग गया। फिर 91 पे भी गया मैं, तो 91 पे बेसिकली इसने आईआर स्टार्ट कर रखा है, तो आईआर को मैंने एक बार देख करके छोड़ दिया, मार्क नहीं किया। मैंने पॉलिटी को देखा तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और मैं पॉलिटी से ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक का पोर्शन है और वहां से हमको कॉन्फिडेंस आता है ना, पेपर को देख करके घबराते नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं पॉलिटी से ही स्टार्ट करता हूँ, तो इसके पीछे एक रीजन 2025 का पेपर भी है। जैसे 2025 के पेपर में मैं क्या करता था कि क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता था और 100 तक जाता था, है ना। तो इसमें मेरे जो मतलब बी सेट आ गया था 2025 के अंदर, सेट बी। यहाँ पे सेट का भी छोटा सा पॉलिटिक्स होता है, तो बी सेट आ गया था। तो उसके अंदर क्या है कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो थे वो पहले ही आ गए थे। अब साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थोड़े से रेंडमनेस के साथ में आते हैं, और उनको देख करके हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो वो घबराहट और थोड़ा सा पैनिक होना मैं अवॉइड करना चाहता था, इसलिए इस बार मैंने जो है वो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखा, और स्टैटिक के क्वेश्चन जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। और इसीलिए मैं पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ऐसे थोड़ा सा उसको क्रम में मैंने अप्रोच करने का डिसीजन लिया था, और मैं टेस्ट में भी यही चीज प्रैक्टिस करके गया था। राइट। ऑल राइट, सो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पॉलिटी की तरफ। तो मैंने देखा पॉलिटी इस बार यहाँ से स्टार्ट नहीं करके उसने पॉलिटी को स्टार्ट कर रखा है क्वेश्चन नंबर 80 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 जो था वो मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया। राइट। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन को कैसे डील किया। मैं पढ़ रहा हूँ कि फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग हमको बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट, तो बेसिकली नो जो होता है ना यूपीएससी में, जनरली एक ऐसा कीवर्ड होता है, मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर क्वेश्चन में, और कुछ ट्रैप वर्ड्स होते हैं। ठीक है। ट्रैप वर्ड्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनके बेसिस पे वो गलत करवाता है स्टेटमेंट्स को। और कुछ सही वर्ड, मतलब सॉफ्ट वर्ड बोलते हैं हम लोग उनको, तो उनके बेसिस पे वो क्या है कि स्टेटमेंट्स को गलत और सही करवाता रहता है। राइट। फिर ट्रैप वर्ड में वो जब देता है तो वो गलत हो जाता है, और सॉफ्ट वर्ड में देता है तो वो सही हो जाता है। ठीक है। इसको एक जनरल एप्टीट्यूड की तरह हम लोग देखेंगे, और थ्रू आउट द पेपर ये लगता है। ऐसा नहीं है कि 2026 जो है वो टफेस्ट प्रीलिम्स है तो उसमें नहीं लगेगा, हर पेपर में वो लगता है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन, कि हम लोगों को पता होता है वो चीजें, लेकिन हम लोग उनको अप्लाई नहीं कर पाते। राइट। तो वो हम लोग इस पेपर में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें काम करती है, और 2026 में भी कौन से पैटर्न कंसिस्टेंट रहे हैं, उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा बात करते जाएंगे। 2027 वाले बच्चों के लिए, या जो एकदम लेटेस्ट बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर हो रहे होंगे, उनको ये थोड़ा-सा पता नहीं होता है, तो उनको मतलब मैं अलग वीडियो में भी बता सकता हूँ कि भई बाद में अलग वीडियो बना कर के हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पेपर की लैंग्वेज को डिकोड करना होता है एंड ऑल। बट अभी हमको जस्ट ये देखना है कि इस पेपर को टैकल कैसे करना है ना? ये टफेस्ट प्रीलिम्स का पेपर जो है वो किस सेंस में टफेस्ट है, उन सारे मानक पे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलो, तो अभी देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बेर एक्ट पढ़ रखा है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेर एक्ट पढ़ना है, मैंने पढ़ रखा है क्योंकि मुझे ठीक लगता है वो पढ़ना, और मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ रखी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहीं, ये स्टेटमेंट मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई सा आर्टिकल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। तो मुझे ये मतलब प्राइमा फेसी ये सही लग रहा है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है इसको, तो मुझे लगता है कोई आर्टिकल है भी नहीं। जैसे मैं इसमें अपना लेटरल जो नॉलेज है उसको भी थोड़ा-सा यूज़ कर रहा था कि आर्टिकल 1 से, जैसे अगर हम देखें 11 तक, तो सिटीज़नशिप और यूनियन और स्टेट, इन सब से डील करता है, मतलब 1 से 4 तक ऐसा है ना? और यूनियन एंड स्टेट है, फिर बाकी के 5 से आगे वाले वो सिटीज़नशिप से डील करते हैं। फिर 12 से ऑलमोस्ट 36 तक के जो है फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। तो ऐसे में लोकेट कर पा रहा था आर्टिकल्स को। तो मैं ऑलमोस्ट 300 तक या 312 तक देखा मैंने, तो सर्विसेज फिर आगे मतलब पूरे पार्ट्स भी मुझे याद थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यार ऐसा कोई आर्टिकल होगा, तो मैंने इसको एक बार के लिए सही माना।
और ये पहला ही क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा पैनिक में तो नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं मतलब पहला क्वेश्चन ना जनरली हड़बड़ाहट में गलत होता है वहाँ एग्ज़ाम में। ये ट्रेंड मैंने बहुत लोगों के साथ भी देखा, मेरे साथ भी होता है ये, और इसमें मतलब मुझे इसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं आराम से इसको रिकॉग्नाइज़ करूँगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पढ़ा, देयर इज़ नो आर्टिकल, अगेन नो जो है वो वही एक ट्रैप वर्ड के यूज़ में होता है, तो नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टैंड रिपील्ड। तो इस पे मुझे डाउट हुआ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है कहीं पर, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि ऐसा, मतलब मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, मुझे जस्ट लिटरल नॉलेज से वो याद है। मेरे पास जो जमा नॉलेज है पहले से, जो मैंने पढ़ रखा है, उसमें से मुझे याद आ रहा है कि कहीं न कहीं इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा है, कि ऐसा कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इन पे बात कर रहा हो। तो मैंने इसको एक बार के लिए डाउट पे रखा, डी मतलब डाउट मैं मानता हूँ उसमें। ठीक है, फिर थर्ड वाला पढ़ा तो नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकली मेंशन करता हो कि ये जो डेट है, ये कमेंसमेंट की डेट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैंने यार देखा कि देखो प्रिएम्बल जो है वो थोड़ा डेट वेट मेंशन करती है, और वो भी ये वाली डेट तो मेंशन नहीं करती है। ये 26 नवंबर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, तो वो वाली डेट मेंशन करती है। तो आई वाज़ थोड़ा-सा मतलब अ, डाइसी डाइसी सिचुएशन में था इस क्वेश्चन में मैं। बट मैंने कहा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, प्रेम्बल में भी एक डेट है लेकिन वो ये तो नहीं है, तो इसका मतलब सही है, कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, तो मैंने इसको सही माना। अब फिर मैं स्टेटमेंट्स पे गया तो देखो इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है ना, उनमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन तो टफ है डेफिनिटली, लेकिन इन जनरल में देखूँ तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है पॉलिटी के, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ कर के। और उन क्वेश्चन में बेसिकली ऑप्शंस जो है ना, वो नए बना दिए। तो जब यूपीएससी ऑप्शन नए बनाता है पहली बार, तो वो क्योंकि एक शॉक फैक्टर के रूप में हमारे लिए होते हैं, है ना? हम लोगों को नहीं पता होता कि क्या ऑप्शन है। अब जब पहली बार आप इनको पढ़ रहे होगे, तो ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होगा, इनको समझना होगा। तो समझने के लिए आपको 2 मिनट तो कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पे, कि यार ये कैसे ऑप्शन है? मतलब, है ना? आप डायरेक्टली ऐसे ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के इसको नहीं मार सकते क्योंकि वहाँ आपके 1 साल दाँव पे लगा पड़ा है ना? 1 ईयर। तो फिर मैंने इनको देखा कि ऑल 3 आर करेक्ट तो हो नहीं सकता। फिर देयर इज़ नो स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये भी मुझे लगा नहीं क्योंकि मेरा लेटरल नॉलेज और जो मेरा जितना भी नॉलेज था वो मुझे लग रहा था कि यार ये तो हो नहीं सकता कि सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो इसमें। और फिर मैंने देखा कि यार ये वाला ऑप्शन है ना, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक और करेक्ट है। तो मैंने इस पे लगाया क्योंकि मेरा जो जितना बन पा रहा था, जितना नॉलेज इसमें लग पा रहा था, मैंने उसके बेस पे इसको सी लगाया। ठीक है? अब इसमें फिर मैंने मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था ना, मैं श्योर-श्योर तो नहीं था इसमें, है ना? तो हम लोग जनरली जैसे इस पेपर को राउंड में करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में केवल श्योर-शॉट क्वेश्चन को हम लोग मार्क करते हैं और जिन पे श्योर नहीं होते हैं, उनको सेकंड राउंड के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे सेकंड लगा कर के छोड़ना मतलब कि सेकंड राउंड में एक बार देखना है उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो सेकंड लगा कर के छोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको सेकंड राउंड में वापस देखूँगा। अभी फर्स्ट राउंड में मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो सी लगा दिया है, ठीक है? तो यहाँ ये क्वेश्चन ओवरऑल देखूँ तो मैंने इसका आंसर फाइनली भी सी ही लगाया था और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरा यूपीएससी का पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी का जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसका गलत हो गया है। बट घबराना नहीं है, है ना? अ, पैनिक नहीं करना बिकॉज़ क्वेश्चंस गलत होंगे, क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि हमको आता भी नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम्स जो होता है ना वो भाई कामनेस का गेम होता है। वो काम एंड कंपोज़ कैसे रख पाते हो, आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप 2 घंटे को कैसे मैनेज कर पाते हो और अपना जो नॉलेज है वो कैसे अप्लाई कर पाते हो, इस चीज़ का गेम ज़्यादा है रादर देन कि मतलब आपने कितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें, है ना? तो ये मुझे पता था, मैंने पैनिक नहीं किया, मैं आगे बढ़ा, ठीक है? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में अगेन देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको साइकोलॉजिकली यूपीएससी खेलता है। एक चीज़ देखो, पूरे पेज में एक ही क्वेश्चन डाला है इसने यहाँ पर, मतलब आधा पेज है, ऑलमोस्ट आधा पेज है इसका, एक ही क्वेश्चन है और इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं जैसे पैराग्राफ लिखे हो। ये है साइकोलॉजिकल प्ले
और मुझे पता था कि यूपीएससी ये बहुत भयंकर करता है। मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इससे और बच्चों को लगता है यार इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आ गए और इससे एक चीज़ और होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता, है ना? टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है और जो कोचिंग-वोचिंग में हम लोग टेस्ट लगाते हैं उनमें छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं, वो तुरंत-तुरंत होते जाते हैं तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन्स होते हैं वो जनरली जल्दी सोल्व हो जाते हैं और वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। मतलब दिखने में साइकोलॉजिकली वो बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन वो होते आसान हैं। ठीक है? चलो करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर्सन विथ राइट्स विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके राइट्स से रिलेटेड हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2018 एंड मैंडेट्स रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस ए लीगल ड्यूटी, है ना? लीगल ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट पे वो इंट्रोड्यूस करता है टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब ये स्टेटमेंट ना मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है एग्जाम में। जब मैं एग्जाम में हूँ, मैंडेट वर्ड जो है ना, मैंडेट वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ना? नेगेटिव वर्ड है। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये वल्नरेबल सेक्शन पे बात कर रहा है, तो जब-जब यूपीएससी वल्नरेबल सेक्शन के बारे में कोई पॉजिटिव बात करता है तो वो सही देता है। लेकिन यहाँ पर मैंडेट वर्ड है नेगेटिव, ये मुझे पता था। तो इसीलिए मैंने इसको हाइलाइट कर रखा है, सर्कल कर रखा है देखो। तो ये जनरली यूपीएससी जब ये वर्ड देता है तो वो गलत देता है। लेकिन चूँकि मेरा कॉन्टेक्स्ट जो था मैंने इसका अलग बैठाया कि ये वल्नरेबल सेक्शन के बारे में बात कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। तो मैंने एक बार इसको पॉजिटिव लिख करके साइड में आगे बढ़ा मैं। ठीक है? फिर आगे वाला जो स्टेटमेंट है, सुगम्य भारत जो अभियान है दैट फोकसेस ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर जो पीडब्ल्यूडीज़ हैं अक्रॉस 3 डोमेन्स बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट बिल्ड करेगा और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्ड करेगा। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा स्टेटमेंट ना डाइल्यूटेड है, बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट दे रखे हैं तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे ये भी। और अगर मुझे लग रहा है मतलब मैं इसको देखूँ तो अगर कोई स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में आंसर में जाएगा तो ये तो 100% जाएगा ही जाएगा। मतलब इसमें कोई मतलब उसने फालतू का खेला नहीं है कहीं पर। खेला का मतलब है कि कोई ट्रैप नहीं डाला है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं डाला है ना? फालतू में इसको गलत करवाने की कोशिश नहीं कर रहा है एग्ज़ामिनर, तो वो नॉर्मल रख रहा है स्टेटमेंट को, तो दूसरा तो 100% जाएगा ही जाएगा। अब देखो, तीसरा स्टेटमेंट, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कोई कॉर्पोरेशन है, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज़ेशन है और ये मिनिस्ट्री दे रखी है इसकी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स में है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पीडब्ल्यूडीज। ठीक है? अब देखो यहाँ थोड़ा-सा दिक्कत होता है और सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है वो यूपीएससी जो जनरली करता है वो ये करता है कि वो पीवाईक्यू का जो ऑब्जर्वेशन है ना? आप पीवाईक्यू का ऑब्जर्वेशन देखोगे तो मिनिस्ट्री जो है वो गलत देता है। वो स्वैप कर देता है, मिनिस्ट्री को स्वैप करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जहाँ तक लगता है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, है ना? जस्ट मुझे लग रहा है एग्ज़ाम में बैठा हूँ मैं, एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे पीवाईक्यू का पैटर्न पता है तो मैंने बस ये सोचा कि इसने मिनिस्ट्री को स्वैप किया होगा और ये गलत मान लिया मैंने। और मिनिस्ट्री वो स्वैप करता है, वो पिछले काफ़ी सालों से मिनिस्ट्री को स्वैप करता आया है। 2025 में एक क्वेश्चन दिया था उसने, उसमें उसने मिनिस्ट्री सही दी थी लेकिन वो क्वेश्चन का जो नेचर था ना वो थोड़ा-सा अलग था। तो मतलब मैंने अपना स्ट्रेटजी जो था पीवाईक्यू के बेस पे जो बना रखा था, उसपे मैंने यही सोच के गया था कि मैं मिनिस्ट्री को गलत ही मानूँगा क्योंकि यूपीएससी वो गलत ही देता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें नोट करने लायक होती है जो पीवाईक्यू ऑब्जर्वेशन से हम लोग करते हैं। वो हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे अगर हम लोग ओवरऑल जैसे एप्टीट्यूड और पीवाईक्यू को देखेंगे तब। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि देखो फाइनेंस से रिलेटेड बात होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है जनरली। कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला जनरली नहीं करता है। तो मैंने इस बेस पे भी इसको गलत काट दिया। तो मेरे को अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है, तो मैंने तीसरा हटाते ही मेरा 3 ऑप्शन बच गए। अब देखो यहाँ पर पहला और दूसरा मैंने पॉज़िटिव माना था, है ना? तो पहला और दूसरा मैंने लगाया इस पे और मेरा आंसर जो है मैं आगे बढ़ा। अब इस पे भी मैं देखो सेकंड राउंड में मैंने इसको मतलब कंसिडर किया है कि अभी मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता मतलब ये मैंडेट जो है वो सही हो जाए, गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना? मतलब
ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है, तो मैं उसको सेकंड राउंड के लिए रखूँगा एक बार कि एक बार इस पे वापस देखना है। एक बार इसको श्योरिटी के साथ में मार्क करना है तब ओएमआर में भरना है, ठीक है? तो अभी मैंने इसको बस सेकंड राउंड के लिए रखा और आगे बढ़ा, लेकिन इसका आंसर जो है वो मैंने सेकंड राउंड में आकर के 1 एंड 2 ही लगाया था, जो कि गलत है। इसका आंसर जो है आई थिंक यूपीएससी के अकॉर्डिंग 2 ओनली है और ये वाला जो स्टेटमेंट है मैंडेट वाला वो गलत ही है, इस मैंडेट वर्ड की वजह से, ठीक है? तो ये अब इसमें यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि यूपीएससी का जो पैटर्न है मैंडेट वाला, आप वैसे कीवर्ड्स पे थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हो कि मैंडेट जो है वो जनरली गलत ही देता है। ये आगे से थोड़ा आगे के मतलब जो ईयर्स होंगे उनमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? कि मैंडेट वर्ड जब वहाँ पर देता है एग्ज़ामिनर तो वो गलत ही देता है, ये लर्निंग यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरा जो है वो गलत हो गया। लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो हम एग्ज़ैक्टली नहीं पढ़ रहे हैं कहीं पर, ये हमको एग्ज़ाम हॉल में ही टैकल करने हैं, है ना? तो आप देख रहे हो मेरे पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जो मैं पहले ही दफ़ा जाते ही वहाँ पर कर रहा हूँ वो गलत हैं। लेकिन फिर भी मेरा स्कोर जो है वो अल्टीमेटली कितना आ रहा है 100 प्लस बन जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस गलत होते हैं वहाँ पर, है ना? आपके पास अराउंड 30-32 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप रहता है, अगर आप अच्छे से पेपर को मैनेज कर पाते हो, ठीक है? अब कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर हम देखें तो एससी और एसटी से रिलेटेड है। ये एक थीम है यूपीएससी का, है ना? हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुझे पता है ये स्टैटिक से है, ये मेरा पढ़ा हुआ होगा 100%। तो इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात कर रहा है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है। ये बोल रहा है 5th शेड्यूल में दिया हुआ है। अब इसने क्या किया देखो 5th शेड्यूल को 6th शेड्यूल में जनरली होता है ये जनरली क्या वही होता है। तो 6th शेड्यूल की चीज़ को 5th शेड्यूल से इसने स्वैप कर दिया, है ना? तो ये फैक्ट को चेंज करता है। यूपीएससी जब गलत बनाता है तो वो फैक्ट को चेंज करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाय नॉलेज मुझे ये पता है ना? ये सबको पता होता है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला जब गलत हो गया है, तो इसके अंदर ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ऑल 3 तो हो नहीं सकता है। कमिंग टू दिस सम ट्राइबल अब देखो ये है एक पॉजिटिव वर्ड, एक सॉफ्ट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको नोट कर सकते हैं। जब सम के बारे में बात करता है तो वो डाइल्यूटेड वर्ड है सम, है ना? ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही होता है जनरली। Some tribes of India are entitled to exemption from paying income taxes on certain income। तो यहाँ certain जो है ना वो भी बहुत ही diluted word है। वो एकदम dilute करके बोल रहा है कि कुछ इनकम्स जो टैक्स के सोर्सेज होते हैं उन पर कुछ ट्राइब्स को, सारे ट्राइब्स को नहीं कह रहा है, कुछ ट्राइब्स को एग्जेम्पशंस होते हैं। तो हो सकता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज कर रखा है हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स वगैरह के रिगार्डिंग भी हम लोग थोड़ा तो छूट दे सकते हैं। और वैसे मुझे ये पता था बाई नॉलेज भी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ स्टेट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर इनकम टैक्स नहीं लगता है। मैं एक प्रोफ़ेसर से बात कर रहा था वहाँ के, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ इनकम टैक्स लगता ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर। तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा-सा ये कन्फर्म हो गया था। हालाँकि अगर ये नहीं भी पता हो आपको तो भी इतना डाइल्यूटेड स्टेटमेंट है, आप इसको सही ही मानोगे। Coming to statement number 3, Constitution of India provides for the reservation of the seats in the panchayat for women belonging to SC and ST। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से उसने आर्टिकल उठाया है एंड आई थिंक ये 243 डी आर्टिकल है। ये हम लोग बहुत ही आसानी से स्टैटिक में इसको पढ़ते हैं, है ना? लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा ये और इवन आप अगर बेयर एक्ट पढ़ते हैं लक्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक्चुअल कॉपी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो अब यहाँ पहला गलत हो गया तो ऑल 3 वाला हो नहीं सकता है। और फिर इसका आंसर सीधा-सीधा यहाँ हमारा जो है वो ए आ जाएगा क्योंकि दूसरा करेक्ट है। देयर आर 2 स्टेटमेंट करेक्ट दैट इंक्लूड्स स्टेटमेंट 2 ऑल्सो, है ना? तो ये मेरा श्योर शॉट क्वेश्चन हो गया देखो। जहाँ श्योर शॉट होगा मैं 2 ऐसे टिक मारूँगा उस पे। तो अब ये ईज़ी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। ये बाय नॉलेज आप इसको सोल्व कर सकते हो और ये मैंने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही किए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं हम लोग। कंसिडर
the following statement in respect of the question asked by the members of the parliament। तो जो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देखो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग। तो अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज टू विच ए मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर। अनस्टार्ड है ना, अनस्टार्ड वाले। अब ठीक है, मुझे ये पता है बाय नॉलेज कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग पढ़ते हैं कि देखो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जो स्टार लोग होते हैं ना, स्टार, वो मतलब ओरल आंसर ही देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो स्टार विजय है, काफी चर्चा में चल रहे हैं। आई थिंक वो तमिलनाडु के सीएम बने ना। तो वो जनरली क्या करते हैं, वो जब स्टेज पे जाते हैं तो ओरल आंसर देते हैं। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद रखता हूँ। तो मुझे ये पता था बाय नॉलेज कि जो स्टार क्वेश्चन होते हैं, स्टार वाले क्वेश्चन वो होते हैं ओरल आंसर के लिए, और जो अनस्टार्ड वाले होते हैं, जो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट बट जनरली मैं याद रखने के लिए उसको ऐसे रखता हूँ। तो वो बेसिकली रिटन आंसर के लिए होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो मुझे बाय नॉलेज भी पता था, लेकिन एक इसमें पैटर्न लग रहा है यूपीएससी का। तो ये देखो स्टार्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें इसने रिटन लिख दिया, तो अनस्टार्ड वाले में ओरल लिख दिया। तो क्या किया इसने, ऐसे स्वैपिंग की है ना। ये स्वैपिंग टेक्निक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मुझे पता था, एग्ज़ाम से पहले भी पता था कि ऐसे यूपीएससी करता है, और मैं इसको एग्ज़ाम में बैठ कर के भी देख पा रहा था कि इसने ये स्वैप कर दिया देखो। ओरल आंसर इसका था और रिटन आंसर इसका था। तो अनस्टार्ड क्वेश्चन का जो है वो रिटन आंसर है, स्टार्ड क्वेश्चन का ओरल है। तो इसने इंटर स्टेटमेंट स्वैप कर दिया। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं और बाकी जो पुराने वाले बच्चे होते हैं उनको पता ही है कि स्वैपिंग करता है। तो इन दोनों में स्वैपिंग किया है उसने, तो ये दोनों गलत हो गए। Now coming to question number 3, no supplementary question can be asked to an unstarred question। अब ये बाय नॉलेज ही आपका सही होगा। तो ये पता होना चाहिए कि भाई नहीं होता, मतलब ये पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत में, और हम लोगों को पता है कि पार्लियामेंट से हर साल एक दो क्वेश्चन आता रहता है। तो पार्लियामेंट एक थीम भी है, तो इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी में जो मैं बता रहा हूँ जैसे ट्रिक व्रिक जो है या स्वैपिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें लगती है, लेकिन मेजरली नॉलेज के बेस पे ही हमको खेलना होता है। क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर नॉलेज आपका डोमिनेंट होना चाहिए, और बाकी जैसे मार्केट में जो ट्रिक्स वगैरह चल रही है उनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना। हालाँकि उनसे हम लोग सेकेंडरी सपोर्ट लेंगे, जहाँ मान लो कुछ नहीं आ रहा और हमको जैसे एक ही स्टेटमेंट में थोड़ा-सा डाउट हो रहा हो, तो सेकेंडरी सपोर्ट ट्रिक्स के माध्यम से लेकर के उस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे केवल ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, तो उनको बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर मैं यही देना चाहूँगा कि नॉलेज जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में। बाकी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिक्स से सोल्व, और जनरली वो वही उन्हीं से होते हैं, बट उनमें भी नॉलेज तो लगता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमने कर लिया है, और ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन नंबर 84 में डील कर रहा हूँ, और इसको हम लोग पढ़ते हैं, चलो। तो कमिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 मैं पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम both the houses of the parliament, chairperson of this committee is appointed by the chairman of राज्य सभा। अब देखो, मैंने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं वो वाला चैप्टर भी मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। हालांकि मैंने एससी एसटी की वेलफेयर वाली कमेटी को भी पढ़ रखा है, बट मैंने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रखा है कि मतलब ना ये चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें पढ़ो। बट मुझे यूपीएससी की एक फितरत पता है कि वो जैसे फैक्ट में ना इंटरचेंज कर देता है, और मुझे ये भी पता था कि कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है जिसको राज्यसभा चेयरमैन जो है उसका चेयरपर्सन नियुक्त करता हो, है ना, या अपॉइंट करता हो। तो इसको मैंने इस बेस पे लोकसभा यहाँ पर लिखा है, एग्जाम में ही, रियल एग्जाम में लिखा हुआ, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये लिखा, मैंने कहा इसने स्वैप किया है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा में इसने खेला है, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो इस स्टेटमेंट को मैंने डाउट पे रखा, तो इसको गोला बना दिया। फिर
members are elected by राज्यसभा, 10 members from लोकसभा। तो सारे आप देखो एक जनरल ट्रेंड देखोगे पार्लियामेंट के चैप्टर में ही जब आप कमेटीज को पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि 550 मेंबर्स होते हैं टोटल लोकसभा के, ठीक है, और 250 होते हैं हमारे राज्यसभा के। तो ऑब्वियस है ना कि भाई राज्यसभा से जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, है ना, कोई भी कमेटी के अंदर। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर 20 मेंबर्स है तो उसमें लोकसभा से ज्यादा होंगे, राज्यसभा से कम होंगे। ये तो उल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी मैंने डाउट में रख लिया, है ना। No minister except for the Union Minister of the Social Justice and Empowerment is eligible to be member of this committee। अब मुझे पता था बाई नॉलेज कि पार्लियामेंट्री कमिटीज में मिनिस्टर मेंबर हो ही नहीं सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन के बारे में बात कहाँ से कर रहा है, तो इसको भी मैंने डाउट पे रखा, ठीक है। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म ऑफ द 2 years। कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसके 2 साल के लिए मेंबर वो होते हो, 1 साल के लिए जनरली इनका टेन्योर होता है, 1 year के लिए। तो ये मुझे पता था बाय नॉलेज, और इसके बेस पे मैंने इसको गलत काटा। और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके इसको हमने देखा कि नॉलेज के थ्रू हमारा ये सही हो रहा है, तो मतलब मिनिस्टर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं मेंबर्स। इसके 20 मेंबर्स जो है वो बेसिकली नहीं होते, उल्टा करके बोल रहे हैं। इसमें जो है वो राज्यसभा लोकसभा में उसने इंटरचेंज कर दिए हैं। तो अब हमने देखा चारों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर भी मैंने, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ हमको बाय नॉलेज पता होते हुए भी इस पे कॉल लेना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसको मैंने सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया था, मुझे पता था चारों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन वही ना थोड़ा नन ऑफ द अबव आंसर मारते हुए थोड़ा-सा डर लगता है, तो वो मुझे भी लग रहा था, तो इसको मैंने सेकंड राउंड में आकर के नन ऑफ द अबव मारा था। ये वाला आप देख सकते हो टिक, और ये अपना आंसर जो है वो सही हो गया है। ठीक है? तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्वैपिंग टेक्निक्स हैं और जो फैक्ट में गलती करवाने की चीज़ें हैं, वो यूपीएससी कंसिस्टेंट ही रखता है। ये सारे पीवाईक्यू में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और हम लोग जैसे 2025 का पेपर भी हो सकता है टाइम आने पर सोल्व कर लेंगे, तो उसमें भी मैं आपको ये सारे ऑब्जर्वेशंस बताऊँगा कि कैसे वो 2025 और 2026 में उसने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, जब वो अपना पैटर्न के बारे में बात कर रहा हो। हालाँकि उसने रैंडमनेस थोड़ा बढ़ा दिया है 2026 के पेपर में, और उस रैंडमनेस और लेंथी तो उसको पेपर को कर दिया, तो उसकी वजह से ये पेपर बहुत टफ बन गया है। बट जनरली अगर हम देखें तो उसके पैटर्न्स जो हैं, पीवाईक्यू के पैटर्न्स जो हैं, वो उसने सेम ही रखे हैं 2026 में भी। तो उन पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85। तो अब देखो 85 में ना मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था। इसके बारे में जनरल नॉलेज हमको पता होना चाहिए, और वैसे मैंने पढ़ भी रखा था, और अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, चलो। तो it aims to enhance India's air defense, ballistic missiles defense and aerial offensive capabilities। ठीक है, तो ये बहुत ही डाइल्यूटेड स्टेटमेंट है, और बेसिकली ये ना जैसे जो मिशन सुदर्शन चक्र है, पीएम मोदी जी जो है हमारे, उन्होंने आई थिंक 15 अगस्त को बोला था या 26 जनवरी को, कुछ ऐसा, मतलब उनमें से एक डेट पे बोला था कि इसको हम लोग लॉन्च करेंगे, और इस पे थोड़ा सा डिटेल्स उन्होंने दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद में 15 अगस्त थी आई थिंक को, है ना। तो इस पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ में हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था, तो उसके बाद में हम लोगों को सुदर्शन चक्र वगैरह की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि हमको पता है कि हमको डिफेंस कैपेबिलिटीज को थोड़ा सा और इनहेंस करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट डाइल्यूटेड है और इजी स्टेटमेंट है, इसमें कोई ट्रैप नहीं खेला यूपीएससी ने, सही मान लेंगे इसको। दिस मिशन इज बीइंग डिजाइन टू एनहेंस रैपिड, प्रिसाइज, पावरफुल डिफेंस रेस्पॉन्स, रीइंफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको गलत मानने का कोई रीजन हो ही नहीं सकता, है ना। अब कुछ बच्चे जो जो होते हैं ना, जो वर्ड के बेसिस पे मानते हैं कि भैया यहाँ तो रैपिड लिख दिया, यहाँ प्रिसाइज लिख दिया, इनमें से एक वर्ड गलत होगा। भाई देखो, कुछ बच्चे ना जैसे बहुत ही फालतू की ट्रिक्स लगाते हैं, उन पे नहीं जाना होता, कॉम्प्रिहेंसिवली जो चीज़ों को देखना होता है। अभी मैं आगे वाले स्टेटमेंट में भी बताऊँगा, अभी काफ़ी उस पे चर्चा चल रही है। अब आगे वाला स्टेटमेंट देखें, तो वन ऑफ द एम ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बाय 2035। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि ऑल पब्लिक प्लेसेस करेंगे बाय एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड और 2035। अब मुझे ये बताओ, ये स्टेटमेंट गलत कैसे लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है? तो कुछ बच्चे अभी जैसे इसमें काफ़ी क्लेम कर रहे हैं
कि ऑल पब्लिक प्लेसेस नहीं होना चाहिए, केवल क्रिटिकल सेक्टर्स होना चाहिए एंड ऑल। तो हो सकता है यूपीएससी इसको मतलब पता नहीं कैसे भी ले जाए, लेकिन अभी यूपीएससी ने इसका आंसर ऑल 3 दिया है। और मेरा जो लॉजिक था एग्जाम में बैठ कर के सोचने का इसका, वो ये था कि मैं इस वर्ड के बेसिस पे नहीं जाऊँगा, रादर देन इसका एसेंस समझूँगा। है ना? यूपीएससी वांट अस कि हम इसका एसेंस समझें, और एसेंस इसका यही है कि भई जो मेजर पब्लिक एरियाज़ हैं, उन पे हमको एक सिक्योरिटी शील्ड लगानी है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक प्लेसेस में लेट्स से हॉस्पिटल है, एम्स जैसे हॉस्पिटल है, तो उन पे हमको थोड़ा शील्ड लगाना है कि वहाँ पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, वहाँ पर अटैक ना कर पाए। तो ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। तो इस बेस पे मैंने इसको सही मारा, और 1, 2, 3 जो है वो हमारा आंसर है। अभी यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑल 3 ही है, और ये हमारा सही हो गया है। ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो है वो ट्रिक्स लगाते हैं क्वेश्चंस में, कि वो कुछ वर्ड्स को देख कर के ट्रिक लगा देते हैं। तो वो वर्ड वाली ट्रिक्स जो है ना, उनका काफ़ी मतलब नुकसान करवाता है। तो वर्ड्स के बेस पे बेसिकली जो बच्चे मतलब क्वेश्चंस को टैकल करते हैं कि ओनली दिखते ही मैं गलत मार दूँगा, है ना? ऑल दिखते ही मैं गलत मार दूँगा, ये सब नहीं करना होता। इनसे नुकसान होता है भाई। आपको अगर जैसे मतलब वो थोड़ा मतलब पैटर्न के हिसाब से रिकॉग्निशन करना होगा, और पैटर्न भी ऐसे नहीं कि ऊपर में हवा-हवा में कि ओनली ये सब वर्ड देख कर के खराब कर देंगे क्वेश्चन को। रादर एसेंस के बेसिस पे हमको डील करना होता है ना? तो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 जो है ना, वो ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिकली मैंने नहीं पढ़ा था कहीं पर भी, और कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग ब्रिजेस पे बात हो रही है। अब पहला जो है मैत्री सेतु के बारे में बात हो रही है, बिल्ट ओवर फेनी रिवर कनेक्ट रामगढ़ इन इंडिया विद सबरूम इन बांग्लादेश। अब देखो मुझे डाउट हो रहा है स्टेटमेंट पे, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्ट दिए हुए हैं। पहला फैक्ट दिया हुआ है कि मैत्री सेतु, दूसरा फैक्ट है फेनी रिवर, तीसरा है रामगढ़, चौथा फैक्ट है सबरूम, पांचवा फैक्ट है बांग्लादेश। तो यूपीएससी क्या होता है, जैसे मुझे पता है इस चीज़ का पीवाईक्यू के एनालिसिस के थ्रू, और आपको भी मैं बता देता हूँ कि जहाँ-जहाँ वो ज़्यादा फैक्ट देता है या फैक्चुअल चीज़ें वो जो है वो देता है, तो वहाँ गलती करवा देता है वो। और क्यों गलती करवाता है? क्योंकि जैसे एग्ज़ामिनर को क्या होता है कि उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अगर आपको गलत स्टेटमेंट बनाना है, तो आप जनरली फैक्ट के बेसिस पे गलत बनाओ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर को सीधा निर्देश होता है कि मुझे लिटिगेशन नहीं चाहिए। लिटिगेशन का क्या मतलब है कि कोई कोर्ट केस नहीं चाहिए कि आपने ये स्टेटमेंट जो है वो मतलब वो सही बनाया है या गलत बनाया है, ऐसा कुछ। अगर मान लो चैलेंज होता है, तो वो एग्ज़ामिनर सीधा डायरेक्टली कहेगा कि देखो, ये मैत्री सेतु, लेट्स से मैत्री सेतु एक फैक्ट है, मैंने इसको गलत बनाया है। ये फेनी रिवर पे नहीं है, मान लो फेना रिवर पे है या कुछ ऐसा रिवर पे है। लेट्स सपोज, जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल, तो ये फेनी रिवर पे नहीं है, दूसरी रिवर पर है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। है ना? तो वो एब्सोल्यूट खेलता है, वो फैक्ट में खेलता है कि वो फैक्ट गलत, अगर गलती करवाएगा तो वो फैक्ट में गलत करवाएगा, है ना? तो ये चीज़ मुझे पता थी, और ये आपको भी पता होना चाहिए अभी। पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशंस को आप देखेंगे तो मतलब पीवाईक्यू में आपको ये बहुत ही साफ-साफ दिखेगा कि एग्ज़ामिनर फैक्ट पे खेलता है। तो मैंने अभी इस स्टेटमेंट को पढ़ा, और एग्ज़ाम हॉल के अंदर मुझे इसमें कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने एक बार दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे स्टेटमेंट में मुझे मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। मुझे ये भी फैक्ट ही लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर भी झूलाघाट सस्पेंशन का नाम नहीं सुना मैंने, और इंडिया और म्यांमार के बीच में ही है, इसके बारे में भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तीसरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि मेची ब्रिज जो है वो अप्रोच करता है या कनेक्ट करता है पानी टंकी बाईपास और इन इंडिया विथ जो भी है ये काकारवित्ता इन नेपाल, है ना? तो मुझे इसके बारे में भी कोई अंदेशा नहीं है। अब मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा, मतलब लिटरली ज़ीरो नॉलेज, समझ रहे हो? कि मैं आपके सामने बहुत ऑनेस्ट हूँ इस मामले में, मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कोई भी मतलब मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है, किसी का भी नहीं सुना है। लेकिन मेरा अप्रोच ये था कि मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं टेस्ट-वेस्ट में भी मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करता था, तो मैं रिस्क लूँगा, है ना? तो पहला स्टेटमेंट मैंने ज़्यादा फैक्ट के बेसिस पे इसमें गलत माना।
हालाँकि इस क्वेश्चन को मैंने सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने का नहीं होता। तो मैंने पहला स्टेटमेंट गलत माना और फिर मुझे लगा यार दूसरा और तीसरा जो है वो जनरली ठीक ही लग रहा है, ऐसे ज़्यादा गलत नहीं लग रहा। तो मैंने 2 एंड 3 मारा। हालाँकि इसका आंसर जो है यूपीएससी ने वो 3 ओनली दिया है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब मैंने इसको गलत मारा तो अब मैं अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो पहला हटाते ही मैं 50-50 पे आ गया था। देख रहे हो? कि मैंने जब पहला स्टेटमेंट हटाया ओवर फैक्ट के बेसिस पे, तो मैं 50-50 में आ चुका हूँ। अब मैं 50-50 में ही गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो 50-50 में कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा 50-50 में गलत हुआ है, मुझे कोई धोखा नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है? नाउ कमिंग टू 87, 87 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज़ीरो एफआईआर जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में जो दिया हुआ है, उसमें से कौन-सा सही है? तो अब यहाँ थोड़ा-सा देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को। कह रहा है ज़ीरो एफआईआर कैन बी लॉज्ड एट पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। तो अब देखो ज़ीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है मैंने 2025 में जब एग्ज़ाम दे रहा था मैं तब पढ़ा था। इस साल मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि बीएनएसएस और ये थोड़ा पुराना टॉपिक सा हो गया था, तो नहीं पढ़ते हैं हम इनको जनरली इस साल। तो मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ के गया था इस साल। पिछले साल पढ़ा था तो मुझे पता था कि ये ज़ीरो एफआईआर ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मान लो अगर आपका थानाधिकार क्षेत्र जो है, वो दूर भी है या आपका जो रियल थानाधिकार क्षेत्र है वो दूर भी है, लेकिन आप प्लेस ऑफ ओमिशन वाला जो थाना है ना, वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखा सकते हो इसकी। मुझे इतना ही पता था। तो पहला स्टेटमेंट मुझे उस बेसिस पे सही लग रहा है। हालाँकि कॉग्निजेबल और इनकॉग्निजेबल के केसेस में मुझे नहीं पता था। तो यूपीएससी ने यहाँ पर खेला है कि उसने आई थिंक नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में एक ही है, जो आई थिंक कॉग्निजेबल वाला जो है वो नहीं है और नॉन कॉग्निजेबल वाला है, कुछ ऐसा कुछ करके है उसका आंसर। तो ये वाला मतलब मैंने इसको सही माना एग्ज़ाम में। फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ा मैंने, तो इसमें बोल रहा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर ज़ीरो एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड मे विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनिशिएट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मुझे ना देखो इसमें एक लेटरल इन्फॉर्मेशन थी कि यार जो मतलब दूसरे थाना प्रबंधक होंगे जहाँ पर ज़ीरो एफआईआर करवाई है, वो क्या करेगा वो जो मेन थाना जो होगा उसका या जो मेन पुलिस स्टेशन होगा, उस पे ये ट्रांसफ़र करेगा। मुझे ये नहीं पता था कि इंक्वायरी करेगा, मुझे बस ये पता था कि ये ट्रांसफ़र करता है। तो मैंने उसको अपने जो प्री कंसीव्ड नॉलेज था, उसके बेसिस पे इसको गलत माना और मैंने फिर दूसरा जो है वो गलत माना तो मेरा आंसर ऑटोमैटिकली ओनली 1 आ गया था, है ना? और तीसरा स्टेटमेंट तो देखो इसमें इसने दिया भी एब्सोल्यूटली गलत है कि अंडर द ज़ीरो एफआईआर इट इज़ ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी कुछ नहीं होता फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ये स्टेटमेंट ना अगेन क्लासिकल ट्रेप है यूपीएससी का। देखो यूपीएससी ऑब्लिगेटरी वर्ड जहाँ-जहाँ देता है वो जनरली गलत होता है। तो इसको थोड़ा-सा आप नोट कर सकते हैं, पीवाईक्यू के पैटर्न्स से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर इसमें ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली देना ऑब्लिगेटरी है। भाई अगर हम लोग ये कर देंगे ना तो मतलब इंडिया में जो सीजीए सिस्टम है ना? हमारा जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट जस्टिस सिस्टम है, उसके उसकी लंका लग जाएगी। क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट देख लो यार इंडिया में, आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर दोगे, तो लिटरेसी रेट को देख कर के तो करोगे ना एटलीस्ट। लोगों को फ़ोन की एक्सेस तक नहीं है, फ़ोन का नॉलेज तो छोड़ो, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिकली तो नहीं कर सकता, तो ये एक्सेसिबिलिटी के भी खिलाफ है। तो इस बेसिस पे भी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस अगर मान लो आप तीसरा काटते हो डायरेक्टली तो भी आप 2 में बच जाते हो। 2 1 एंड 2 तो उसमें आप एक आंसर मार सकते हो। फिर मेरा इसमें जो नॉलेज था वो थोड़ा पार्शियल नॉलेज था और उसकी वज़ह से मेरा ये स्टेटमेंट मैंने 1 मारा और ये गलत हो गया है। इसका आंसर ओनली 2 है वैसे और ये स्टेटमेंट जो है वो मतलब ये क्वेश्चन है वो मेरा गलत हो गया है। देख रहे हो इतनी देर में मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम सही हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं होता है क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे पता है कि कट ऑफ जो है वो 200 में से 200 नहीं जा रही है, कट ऑफ जो है वो 100 नंबर जा रही है।
100 में से भी इवन 90-92 के आसपास में होवर कर रही है। 2025 जैसे पेपर में भी वहां पर इतना ही कट ऑफ गया था, तो ये तो और हार्ड पेपर है, तो गलत होंगे क्वेश्चंस एंड गलतियां वहां पर होंगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ इस पेपर में मतलब बहुत कम अटेम्प्ट करने चाहिए थे, तो यू नेवर नो भाई, मतलब कि यूपीएससी के पेपर में मुझे एग्जाम में बैठ करके इस क्वेश्चन के बारे में ये लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, बट मैं एग्जाम हॉल के बाहर आकर के देख रहा हूँ तो इसने यहाँ खेल दिया नॉन कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल में, तो आपका ये क्वेश्चन गया ना। तो अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो आपका बफर कम हो जाएगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो प्रोबेबिलिटी का ही गेम है ना, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में अगर हम लोग देखें तो ये 3x3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो मैं 2024 2025 इन दो पेपरों से निकाल के ले गया था, और वो ऑब्जर्वेशन ये थे कि दोनों ईयर में 3x3 मैट्रिक्स के एक एक क्वेश्चन थे, एक एक या दो दो, उनमें ओनली वन आंसर देता है यूपीएससी, या फिर नन आंसर देता है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी पीवाईक्यू के पैटर्न के बेसिस पे, तो मुझे लगा कि यार ये तो सेम क्वेश्चन है। अब नन आंसर में क्या करता है वो, जब नन आंसर देता है तो वो स्वेपिंग कर देता है, मतलब इसका फैक्ट है वो यहाँ मैच कर देगा, इसका ये वाला फैक्ट है वो यहाँ इसके अंदर लगेगा, तो मैंने सोचा ये भी कर सकता है। तो सबसे पहला मेरा टूल था वो स्वेपिंग का ही था, कि स्वेपिंग कैसे कर सकता है वो देखना है। अब मैंने ये देखा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और फिर होम अफेयर्स वाला देखा, तो मुझे ये थोड़ा जमा नहीं, तो मेरे को लगा ये इसमें फाइनेंस वाले से रिलेटेड हुआ, तो अब ये वाला गया, ये वाला गया। फिर सीबीआई के बारे में, टू प्रिजर्व द वैल्यू एंड पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर हेल्थ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो मुझे लगा यार ये ईडी का काम ज्यादा लग रहा है, या अगर जैसे ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम थोड़ा ज्यादा लग रहा है रादर देन सीबीआई, तो मैंने इसको भी गलत माना। इसकी मिनिस्ट्री हालांकि सही दे रखी है इसने, है ना। आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में ही आता है, जहां तक मुझे पता था। तो या होम अफेयर्स मिनिस्टर में भी आ सकता है, पता नहीं। तो अब इसमें से मुझे दिख गया कि इसने स्वैपिंग की है, तो मैं इसमें नन मारूंगा, है ना। हालांकि मैं इसमें जो कंफ्यूजन में था वो ओनली वन और नन में था, तो देखो आप देख सकते हो कि इसमें ओनली वन और नन में मैं कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि नन ही है इसका आंसर, तो नन मैंने इसमें लगाया। ये कैसे आ रहा है ये, पहली बार देखो ऑब्जर्वेशन पीवाईक्यू का, सेम पीवाईक्यू पैटर्न पे उसने वापस खेला है, और 50-50 में मैं आ गया था पीवाईक्यू के। इवन इस क्वेश्चन को बिना पढ़े मुझे पता था इसका आंसर ओनली वन या नन में से होगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू को अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है ना। तो पीवाईक्यू आर द सोल गाइड इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, ये इसीलिए कहते हैं। मतलब मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े मैं इसमें पता था कि इनमें से ही आंसर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, ये कॉल लेना ना मुश्किल होगा कि इनमें से ही आंसर होगा। ये पीवाईक्यू को बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करोगे तब हो पाएगा, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ, अब देखो इसमें मैंने सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया, तो मैंने इसमें नन आंसर लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नन ही होगा। हालाँकि इसका आंसर जो है वो ओनली वन है। अगेन यूपीएससी के अंदर जो है वो पैटर्न फिक्स रहा, ओनली वन या नन में से एक आंसर रहा है। तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन जो है वो 50-50 में गलत हुआ है। मतलब मैं कन्फ्यूजन में किसमें था, इसमें और इसमें, राइट। तो 50-50 में तो नेचर ही यही है कि कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ मैं, कि ये क्वेश्चन भी देखो डराने के लिए ही है। जो साइकोलॉजिकल प्ले यूपीएससी करता है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया एक पेज पर, मतलब आधा पेज, मतलब यही क्वेश्चन पूरा कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है जो यूपीएससी करता है। हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग पहली बार तो 3x3 मैट्रिक्स ही देख के डर जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग रहना है, पेपर को देख करके डरना नहीं है। और इसमें मतलब वही ना, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा होगा एग्जाम में, वो तुक्का ही मार रहा होगा। आप पढ़ नहीं सकते इतने ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग जनरली देखें तो लेट से आप सीबीआई पढ़ लोगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पढ़ोगे भाई। मतलब यूपीएससी कोई भी आर्टिकल उठाएगा द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, वो वहां से ये छाप देगा।
you can never study these organization, you can just observe PYQs and follow the pattern। तो जैसे मैंने इसमें किया, मैं 50-50 पे आ गया था एंड आंसर लगा दिया था। अब इसमें गलत और सही जो है वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम है, आई एक्नॉलेज दिस, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम भी आप पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से खेल रहे हो, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 89, 89 जो है वो ड्रॉप हो चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि इसमें जैसे एक ऑब्जर्वेशन रहता है 3 आउट ऑफ 5 कि जब जब मतलब 5 ऑप्शन देता है यूपीएससी तो उनमें से 3 सही दे देता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 92% होती है ना, ऑलमोस्ट 92% केसेस में वो 5 में से 3 ही देता है। 8% केसेस में वो जनरली इधर-उधर हो जाता है, बट 8% केसेस पे नहीं जाएँगे रादर। तो इसमें मैंने जो एग्ज़ाम में आंसर लगाया था, वो आप देख सकते हो 3/5 मैंने एग्ज़ाम में लिखा है, और ये वाला मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, तो मैंने ये लगा दिया। हालाँकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में अगर हम लोग देखें तो ये एआई इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट सबमिट। अब ये पता है यूपीएससी में, मतलब मुझे इस क्वेश्चन का पता था कि ये क्वेश्चन आएगा। कैसे पता था? पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशन पे 2023 में, 23 में, 2024 में, 2025 में। In all 3 years, UPSC is asking question around AI impact summit, राइट? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एआई इम्पैक्ट सबमिट पे मतलब एक थीम बना दी है यूपीएससी ने, तो इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्रिपेयर करके जाओ भाई। 10 मिनट लगते हैं इस थीम को प्रिपेयर करने पर, बट बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे लगे पड़े हैं भाई डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ने में, है ना, कोई ईयर बुक पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। ये सब से कुछ नहीं होना, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उनके थीम्स को ढंग से देखना है, और फिर पेपर को देने जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर एआई इम्पैक्ट समिट को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट, द समिट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो इज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्रास, पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। अब देखो मैं पढ़ के गया था तो मुझे पता है कि भाई पीपल प्लानेट था, यहाँ पर प्लानिंग नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा था एग्जाम में, तो मैंने इसको गलत मारा, ये यूपीएससी ने यहाँ पर गलत खेल दिया। अब यहाँ देखो दूसरा स्टेटमेंट है, preamble of summit stresses democratizing AI resources which acknowledge the charter of the democratic diffusion of AI is binding। ये एक ट्रैप वर्ड है, बाइंडिंग को आप नोट कर सकते हैं। यूपीएससी जहां जहां बाइंडिंग देता है वो आज तक के इतिहास में मतलब मुश्किल से एक आधी बार सही हुआ होगा, बाकी हर केस में गलत ही होता है। तो जहां जहां बाइंडिंग देता है वो गलत होता है। बाकी ये क्वेश्चन मुझे बाई नॉलेज से भी पता था कि भाई बाइंडिंग नहीं है, ये वॉलेंट्री है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ के गया था इस पे। वैसे आप इसको इस बेस पे भी गलत मार सकते हो कि बाइंडिंग जो जनरली गलत होता है। और एआई बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, तो यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस को साइन नहीं करेंगी, क्योंकि अभी बाइंड नहीं होना चाहते हैं। अगर हम लोग आज से ही बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को, तो फिर हो सकता है आगे फ्यूचर में उनके डेवलपमेंट में दिक्कत आए। तो कोई भी कंट्री जो है वो अवॉइड करेगी डेफिनेटली बाइंडिंग जो कमिटमेंट्स हैं उनको साइन करना। तो ये इस बेसिस पे भी गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पहला और दूसरा गलत होते ही हमारा आंसर सीधा-सीधा आ जाता है। लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट वाज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 चक्रास। ये भी मैं पढ़ कर के गया था, मैं फ्रेंड है मेरा उनको भी बता रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उ यहाँ से क्वेश्चन एज़ इट इज़, ये क्वेश्चन जैसे जिसको कहते हैं ना प्रेडिक्ट करना, वो प्रेडिक्ट कर लिया था मैंने। तो ये क्वेश्चन सही भी हो गया, +2 हमारे इसमें आ गए हैं, और आगे बढ़ते हैं। तब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से आप लेके जाएँगे कि यूपीएससी में देखो कितना भी रैंडम पेपर दे दे, लेकिन कुछ थीम्स जो हैं वो हमेशा से वो कंसिस्टेंट रखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पॉलिटी के क्वेश्चन को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं हम लोग अभी। अब देखो एक उससे पहले जस्ट मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि 91 से आईआर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आईआर से पहले मैं अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा, क्योंकि आईआर के क्वेश्चंस को बाद में सोल्व करने की बात है। पहले पॉलिटी करना है, फिर इकोनॉमिक्स करना है, फिर ज्योग्राफी करना है, फिर हिस्ट्री करना है ना?
ऐसा मेरा क्रम मैंने आपको समझाया था पहले कि इस क्रम में ही मैं करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 51 पे जंप करूँगा, जहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं पॉलिटी का, कि कितना ही रैंडम पेपर आ जाए, लेकिन पॉलिटी में कुछ थीम्स जो यूपीएससी पिछले सालों में पूछता रहा है, वो आज भी कंसिस्टेंटली पूछ ही रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला तो देखो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था, और मैं मानूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन भी है, नहीं होगा, ठीक है? दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, वो भी मतलब यूपीएससी हर साल एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो रैंडम क्वेश्चन है, ये भी हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं पढ़ सकते इसके बारे में, है ना? अब पढ़ लेंगे क्योंकि पीवाईक्यू में आ गया है, लेकिन खुद से पहले पता नहीं चलता कि ये आने वाला है या ऐसा कुछ, ठीक है? अब देखो यहाँ से थीम्स आना स्टार्ट होती है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ पेज को, ताकि थोड़ा-सा हम लोग सही से इसको मैप आउट कर पाएँ। राइट, तो ये देखो ये है 5th शेड्यूल का क्वेश्चन, 5th या 6th शेड्यूल का क्वेश्चन, हमेशा से एक थीम रहा है, तो यूपीएससी इस पे कंसिस्टेंट रहा है। पार्लियामेंट हमेशा से एक मेजर थीम रहा है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना? अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो पार्लियामेंट से ही है ये भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही रखूंगा मैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते हैं, ये जो कमिटी है डायरेक्टली नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें जनरल नॉलेज के बेसिस पे ये सही हो सकता है ना? अब ये सुदर्शन चक्र था, ये इतना न्यूज में था कि ये लाइकली क्वेश्चन था, तो फिर भी अगर करंट अफेयर का मान करके इसको छोड़ें, तो एक बार के लिए हम लोग साइड में हटा सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, नहीं करना है हमको। ये वाला ज़ीरो एफआईआर वाला करंट अफेयर का है, नहीं करना है हमको। ये वाला क्वेश्चन है, ये अगेन एकदम रैंडम क्वेश्चन आता है, आप पढ़ करके नहीं जा सकते हैं, बस आप पैटर्न को समझ करके जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस, यस, तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम रैंडम क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। ये वाला एआई इम्पैक्ट समिट है, वो एक थीम है, पिछले 3 सालों से अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो इसको मैं कहूँगा आपको पढ़ के जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई पढ़ के नहीं जाता है, तो भी मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, ये बाइंडिंग और ये पीवाईक्यू की ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से, ठीक है? अब एक चीज़ और देखना, कि अगर आपको सिर्फ़ इतना पता है कि यूपीएससी जो है वो बाइंडिंग वर्ड जो है वो गलत देता है, तो भी इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। कैसे? बाइंडिंग से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो दूसरा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से गया, ओनली 3 आंसर आ गया, है ना? आपको ज़रूरत ही नहीं है पहला स्टेटमेंट पढ़ने की। बट वही ना कि थोड़ा-सा इसमें नॉलेज पीवाई की ऑब्ज़र्वेशन आपका लगेगा। अब थोड़ा-सा हम इसमें एक और ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, कि पॉलिटी के क्वेश्चन में कितने सही, कितने गलत हुए, है ना? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट थे, 80 वाला गलत हो गया, ठीक है? ये वाला भी गलत हो गया, 2 गलत, फिर ये वाला सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, और ये वाला भी हमारा सही हो गया है, ये वाला है हमारा गलत हो गया है, ये वाला हमारा गलत हो गया है, ये वाला भी गलत हो गया है, ये वाला जो यूपीएससी ने गलत करवा दिया, मतलब वो हटा ही दिया, ये वाला सही हो गया। अब यहाँ देखो कि 1 और फिर 2, 3, है ना? 2, 3, 4, 5, और इसमें से ये दोनों गलत है। तो 10 क्वेश्चन हमने देखे 80 से 90 तक, इनमें से 5 गलत हैं, 5 सही हैं, ठीक है? अब ये यहाँ पर आप कहोगे भैया आपने तो मतलब आधा-आधा कर लिया इसको, गलत और सही में। लेकिन पॉइंट ये है ना कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्टैटिक क्वेश्चन में गलती अगर करोगे तो वहाँ पर आपके चांसेस कम हो जाएँगे। और मेरा मतलब यही हुआ कि मैंने स्टैटिक क्वेश्चन में गलती नहीं की। जैसे जो स्टार्ड अनस्टार्ड वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ते हैं तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल का क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है। राज्यसभा वाला ये जो कमिटी वाला है स्टैटिक क्वेश्चन है ना? अब कुछ प्रोबेबल थीम्स हैं, जैसे मिशन सुदर्शन चक्र थीम थी, पता था मुझे क्या आएगा, तो मैं प्रिपेयर करके गया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन है, कोई प्रिपेयर नहीं करके जा सकता, तो ये गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा वही गलत, है ना? फैनी रिवर कौन पढ़ के जा रहा है, किसको ही नहीं पता, तो हो सकता है गलत हो जाए। ज़ीरो एफआईआर पे पता होता कि भाई क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ के जाता मैं, बट नहीं पता होता ना किसी को, तो गलत होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है।
सबका गलत होगा, है ना? अब ये वाला तो हटा ही दिया तो इस पे बात नहीं करते। ये एआई इम्पैक्ट समिट है, अब ये सही हुआ क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आना है। एआई इम्पैक्ट समिट की थीम है, तो वहाँ से आप पीवाई की ऑब्जर्वेशन थोड़ा-सा कर सकते हो, है ना? ओवरऑल ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन का डिस्कशन है। अभी हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के ऊपर और मिलते हैं एक और वीडियो में या इसके कंटिन्यूएशन में। चलो ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। एंड यस, आई एम टेकिंग ए बिट ऑफ टाइम इन डिस्कशन क्योंकि मुझे लगता है हर एक ऑब्जर्वेशन मुझे बताना ज़रूरी है। मैं एकदम एग्ज़ाम साइकोलॉजी में मैंने कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट किया वो बात कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा। आप प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि अगर आपको जैसे देखना है कि पेपर की रियल एग्ज़ाम साइकोलॉजी में हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अभी घर पर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अलग साइकोलॉजी होगी, लेकिन वहाँ बहुत प्रेशर होता है, वहाँ छोटा-सा फैक्ट भी आपको बहुत बड़ी चीज़ लगता है। तो उस प्रेशर में मैंने इसको कैसे सोल्व किया, उसको हम लोग पूरा डिकोड करेंगे और इससे क्या-क्या लेसन्स लेने हैं हमको, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? चलो ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।